हेलो दोस्तों, मैं देव स्वागत करता हूं सबका इस वीडियो में, जिसमें हम 10th क्लास के चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक हम चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण की क्वेश्चन नंबर 4.1 को कंप्लीट कर चुके हैं। 4.2 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और 2 को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ मैथ समझ में आ रहा होगा। इसके बाद में हम 4.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर वर्क करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है क्या। क्या दे रखा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात की जिनका योग 27 और इनका गुणनफल कितना हो, 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका योग कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, और गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 होना चाहिए। तो हम अगर इस तरीके से कोई इस तरीके की कोई भी क्वेश्चन आते हैं तो पहले दो संख्याएं चाहिए। तो एक बात बताओ कि हम ये कहते हैं कि पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, कोई भी संख्या हो तो टोटल जो योग आ रहा है वो कितना आ रहा है, 27 आ रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का जो योग है वो कितना आ रहा है, 27। पहली संख्या को अगर हम x मान लें और दूसरी संख्या को दूसरी संख्या रहने दें, दूसरी संख्या रहने देते हैं और 27 आ जाता है। तो अगर मैं दूसरी संख्या का मान निकालना चाहता हूं तो दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी हमारी, 27 माइनस एक्स। कहने का मतलब यह है, यदि हमें दूसरी संख्या निकालनी है तो हमें पहली संख्या उसमें से क्या करनी पड़ेगी, घटानी पड़ेगी, तब जाके हमारे पास में दूसरी संख्या आएगी। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं हमारे पास में पहली संख्या हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे, और दूसरी संख्या हम कितने मानेंगे, 27 माइनस एक्स। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो हमने किस तरीके से मानेंगे और कैसे मानेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। अब हम मान सकते हैं कि पहली संख्या क्या है और दूसरी संख्या क्या है। तो लिख सकते हो आप, माना पहली संख्या इज इक्वल टू कितना माना है आपने, x, और दूसरी संख्या क्या मानोगे आप, 27 माइनस एक्स। आई होप आप 27 माइनस एक्स कैसे आया मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। इस तरीके से फिर हम आगे चलते हैं। तो फिर क्या कहना चाहता है, ऐसी दो संख्या इनका संख्या ज्ञात की इनका योग 27 है, वो तो यहाँ तक क्लियर हो गया। और गुणनफल कितना है, 182। तो प्रश्नानुसार करते हैं, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ये पहली संख्या इज इनटू 27 माइनस एक्स, दूसरी संख्या का गुणनफल कितना है, 182 है। एक्स का मल्टीप्लाई से करेंगे कितना हो जाएगा, 27x। एक्स का से करेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 182। सही कर लेते हैं इसको, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 27x माइनस 182 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करो चाहे माइनस कॉमन ले लो, 0 पहुंचा देते हैं। तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हमारा इक्वेशन निकलकर आ चुका है। तो हमारा इक्वेशन कितना निकल के आ चुका है, एक्स स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182 इक्वल टू 0। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण आ गया है। तो इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। तो किस तरीके से करेंगे कि लास्ट वाले टर्म्स का मल्टीप्लाई हम फर्स्ट वाले टर्म से करेंगे। तो 182 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे, तो 182 का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 182 एक्स स्क्वायर। ये कहना चाहते हैं इसके ऐसे फैक्टर किए जाए कि यदि जोड़े और घटाएं तो कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए, और गुणा करने पे दोबारा से कितना बन जाना चाहिए, 182 बन जाना चाहिए। तो 182 के क्या कर लेते हैं, फैक्टर्स कर लेते हैं। यही आसान कर दिया, 2 से करेंगे, 2 नाम 18 और 2 एकम 2, कितने जाएगा, 7 से जा रहा है, 7 एकम 7, कितने बच्चे 2, और आगे पहुंच 21, 7 या 21, कितने जाएगा, 13 से। तो 7 दूना कितना हो जाता है, 13 और 13, यानी 14 और 13 बन जाते हैं हमारे फैक्टर। यानी 14 और 13 को ऐड करने पर कितना आ जाता है, 27 आ रहा है। तो फैक्टर क्या बनेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस का 13x माइनस का 14x प्लस 182 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाता है। आगे के दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 30, माइनस कितना 14 कॉमन आएगा, तो x माइनस कितना हो जाएगा, 13 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या होगा, x माइनस का 14 और x माइनस का 13 इक्वल टू क्या होगा, 0। दोनों को 0 के बराबर रख देते हैं, ये साफ कर देते हैं। अब दोनों को 0 के बराबर रखते हैं, तो 0 के बराबर रखने पर क्या होगा कि x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 14। पहली संख्या आ गई हमारे पास। अगर हम दूसरे वाले को मान को रखना चाहते हैं,
हाँ यहाँ रख देता हूँ, ये तो फर्स्ट हो जाएंगे, भगव के रख। तो x माइनस 13 इज इक्वल टू क्या होगा 0, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30। अगर हम x के दोनों मान ही पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों संख्याएं बन रही हैं, यदि आप x बराबर 14 लेते हो तो दूसरी संख्या कितनी बनेगी 13 बनेगी। अगर x बराबर आप 13 लेते हो दूसरी संख्या कितनी बनेगी 14 लेते, मैं दोनों लेके बन देता हूँ। x इज इक्वल टू 14 लेने पर, x इज इक्वल टू 14 लेने पर, तो पहली संख्या क्या बनेगी, पहली संख्या x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। तो दूसरी संख्या क्या बनेगी, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, बोले तो 27 माइनस 14 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13। तो दूसरी संख्या हमारे पास में कितनी बन के आएगी, हमारे पास में 13 आएगी। यदि आप x बराबर कितना लेते हो 13 लेने पर, अगर x बराबर 13 लेते हो तो क्या बनेगा, पहली संख्या x इज इक्वल टू कितना बनेगा 13 बनेगा। दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, तो कितना हो जाएगा 27 माइनस 14 इज इक्वल टू 13। तो इसका ओवरऑल बात ये 13 नहीं सॉरी, हाँ 13 लिया 14, यहाँ पर 13 कटेंगे तो कितना हो जाएगा ये 14। तो ओवरऑल बात ये निकल के आती है कि जैसी दो संख्या चाहिए इनका योग 27 हो, वैसे जोड़ करके देखते हैं 13 और 14 जोड़ने पर 27 आ रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी कितना आ रहा है 182 आता है। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन क्या होता है यहाँ पर फ्री हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके लिए जो अगला क्वेश्चन दे रखा है वो क्या दे रखा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, इनके वर्गों का योग कितना है 365 है, 365 दे रखा है। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक चाहिए, तो हम कैसे मानेंगे धनात्मक, माना पहला धनात्मक पूर्णांक बराबर कितना है x माना है, फिर माना दूसरा धनात्मक पूर्णांक कितना मानेंगे x प्लस 1। गौर से देखा जाए यदि हमारे पास में मान अगर x का 1 है तो 1 और 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम 2 रखते हैं तो 2 ये माना जाएगा, 2 के बाद 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब है कि दोनों धनात्मक पूर्णांक जो हमने माने वो क्रम से आ रहे हैं। अब क्या कहना चाहता है, इनके वर्गों का योग। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कहना चाह रहा है, प्रश्नानुसार इनके वर्गों का योग यानी पहला धनात्मक पूर्णांक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक और दोनों का क्या वर्गों, सॉरी दोबारा लिखता हूं, पहला धनात्मक पूर्णांक का वर्ग और दूसरे धनात्मक पूर्णांक और उसका भी वर्ग का योग कितना दे रखा है 365 दे रखा है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आए होंगे। क्वेश्चन समझ में आई तो आगे करते हैं इसमें। तो इसको क्या करेंगे एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस ए प्लस बी को होल स्क्वायर से खोल देते हैं, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 365। तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 365। अब इसको सही कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 माइनस का 365 इज इक्वल टू 0। तो गौर से देखिए कितना बचेगा 2x स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का, क्योंकि ये माइनस का अंक बढ़ा है तो कितना हो जाएगा 364 इज इक्वल टू 0। 2 से डिवाइड कर देते हैं, भाग जा रहा है आराम से दे सकते हैं पूरे समीकरण में, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना बचेगा x माइनस 2 एकम 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16 और 2 दूना 4 बराबर कितना हो जाएगा 0। ये तो अभी अभी किया जो इक्वेशन वही बन के आ गया। तो इसके फैक्टर्स तो हमें पहले से आते हैं, तो क्या लिखोगे एक्स स्क्वायर 13 और 14 तो थे, हमें एक्स किसका चाहिए प्लस का चाहिए, तो प्लस का 14x और माइनस का कितना हो जाएगा 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। आगे के दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन आ रहा है, तो एक्स प्लस कितना हो जाएगा 14 और पीछे के में 13 कॉमन आ रहा है तो x प्लस कितना हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास फैक्टर्स क्या बनेंगे x माइनस का 13 और x सही है x प्लस का 14 इज इक्वल टू 0। ऊपर लिखते हैं अब, तो इन दोनों को 0 को बराबर रखते हैं, x माइनस का 13 इज इक्वल टू 0,
एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 30, और दूसरे वाले को रखो एक्स प्लस 14 इज इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 14। एक्स के दो मान आए हमारे पास में, एक्स का एक तो आया कितना मान एक्स, और एक्स इज इक्वल टू 13 और एक्स इज इक्वल टू माइनस का 14 आया है। तो इस तरीके से हमारे यहाँ तक सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन अभी ये कहना चाहता है कि हमें धनात्मक पूर्णांक चाहिए, ऋणात्मक नहीं चाहिए। तो ये क्या है 14 का मान ऋणात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है जो संभव नहीं है, जो संभव नहीं है। क्योंकि हमें कौन सा मान चाहिए, हमें तो प्लस वाला ही मान चाहिए, नेगेटिव वाला चाहिए नहीं। तो x बराबर आप कितना लोगे, x बराबर 13 लेने पर, क्योंकि वो तो ऋणात्मक वाला तो नेगलेक्ट हो जाएगा। x बराबर 13 लेते हैं तो पहला धनात्मक पूर्णांक क्या निकल के आएगा, पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आएगा, x इज इक्वल टू कितना हो जाता है 13, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। और यही हम चाहते थे कि धनात्मक पूर्णांक आए और लगातार आए एक दूसरे से। देखो पहले 13 आ रहा है, उसके बाद में कितना आ रहा है 14। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसके बाद में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। पहले एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं। एक राइट ट्रायंगल बनाया, इसमें हमने नाम दे दिए, ए हो गया, ए बी हो गया और ये सी हो गया, और इस पर क्या बना दिया 90 डिग्री का कोण बना दिया समकोण त्रिभुज। अब ये कहना चाहता है समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है। तो कम कौन है, ऊंचाई कम है, उसके आधार से कितना कम है 7 कम है। यदि मैं इसको x मानता हूं, इसको अगर मैं कितना मानता हूं x सेंटीमीटर मानता हूं, तो इसकी ऊंचाई इससे कम है, आधार से 7 कम है, तो ये कितनी हो जाएगी x माइनस का 7 सेमी होगी या नहीं होगी, होगी, होनी चाहिए। क्योंकि ये कहना चाहते हैं कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 कम है, ऊंचाई कम है आधार से कम, तो आधार अगर हम x लेते हैं तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस का 7 हो गई, डेफिनेटली बात है। और कर्ण कितना दे रखा है आपको 13 सेमी का दे रखा है। ये आपका क्या होता है कर्ण होता है, तो कर्ण कितना दे रखा है 13 सेमी हो। तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो अन्य जो बची हुई दो भुजाएं हैं, यानी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू बतानी है, वो कितनी कितनी होंगी। तो आइए कुछ को सॉल्व करते हैं। ये समकोण त्रिभुज दे रखा है, समकोण त्रिभुज को सॉल्व करने का के लिए हम एक थ्योरम यूज करते हैं जिसका नाम होता है पाइथागोरस थ्योरम। तो इसमें लगा देते हैं। तो क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इसमें यूज करते हैं। तो माना, इसको लिख लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज का आधार कितना माना है हमने, x सेमी मान है, और ऊंचाई कितनी हो जाएगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऊंचाई कितनी हो जाएगी x माइनस का 7 सेंटीमीटर, ये मान लिया। और हमको कर्ण ऑलरेडी कितना दे रखा है, कर्ण दिया है कितना है, बराबर कितना दे रखा है 13 सेमी, ये हमें ऑलरेडी दे रखा है। तो कैसे लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इसमें देख के बताओ तो कर्ण क्या है अपना AC है, तो AC का क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। लंब कितना है अपना BC, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है आपका AB, और उसका भी क्या कर देंगे हम स्क्वायर कर देंगे। अब AC का मान कितना है हमारा 13, ये यहाँ से क्लियर हो जाता है। BC का मान BC x माइनस 7 का क्या है होल स्क्वायर, प्लस AB का मान कितना है x का होल स्क्वायर। अब आगे से सॉल्व करना स्टार्ट करते। तो तेरे 13 का स्क्वायर कितना हो जाता है 169, a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलते हैं तो कैसे खोलेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हो जाता है 49 माइनस 2, a का मान कितना है x और b का मान कितना है 7,
प्लस कितना हो जाएगा, ये वाला हिस्सा आएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब सॉल्व करना स्टार्ट करें तो देखो कैसा होगा, 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 7 दूना कितना हो जाएगा 14x और प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। आगे करें तो कितना हो जाएगा 169 तो पहले से ही है और मैं 49 को उठा के इधर लेके आ रहा हूं तो किसका हो जाएगा माइनस का 49। तो एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर और कितना हो जाएगा माइनस का 14x। कितना हो जाएगा माइनस का 14x हो जाता है। तो ये दोनों सबट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा 0, 16 में से 4 जाते हैं तो कितना बचेगा 12, 120 बराबर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x। आई होप आप लोगों को यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आई होगी। इसके बाद में आगे कैलकुलेशन का पार्ट करते हैं। देखिए कैसे करेंगे, क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 14x और इक्वल टू में कितना बचेगा 120। मैं इसको थोड़ा सा सही करके लिख लिया। अब 2 से डिवाइड हो रहा है, पूरे समीकरण को 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और कितना हो जाएगा 60 टाइम होगा और हाँ 60 टाइम हो जाएगा। इसको सीधा सही करके इधर की तरफ ले आता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। ये आपका कोऑर्डिनेट इक्वेशन के रूप में ये समीकरण आ चुका है। अब इसकी दो घात समीकरण से क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं वन विधि से। सबसे पहले लास्ट वाले टर्म का मल्टीप्लाई कितने करते हैं, फर्स्ट वाले टर्म से करते हैं। तो कितना हो जाएगा माइनस का 60x स्क्वायर हो जाएगा और जोड़े घटाए तो क्या आना चाहिए 7 आना चाहिए। तो 12 पंजे कितना होता है 60 होता है। तो 76 क्या बनेंगे इसके एक्स स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 7x, हाँ 7 को 5x सॉरी, प्लस का 5x माइनस का 60 इज इक्वल टू 0। तो कितना हो जाएगा x कॉमन लिया तो x माइनस कितना होगा 12 प्लस का 5 कॉमन लिया तो x माइनस कितना हो जाएगा 12 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस का कितना हो जाएगा 5 और x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के बराबर रखते हैं तो x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। तो x का पहला मान कितना आया माइनस का 5 और x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। एक बात तो है कि जो डिस्टेंस होती है वो कभी भी दूरियां की कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो यहाँ लिख सकते हैं हम दूरी ऋणात्मक नहीं होती है, नहीं होती है। और जब दूरी ऋणात्मक नहीं है तो ये तो वैलिड नहीं होगा। तो वैलिड कौन सा होगा, ये वाला वैलिड होगा। तो आप कितना रखोगे x बराबर कितना लोगे 12 लेने पर। तो त्रिभुज का आधार कितना आ जाएगा, त्रिभुज का आधार लिख देता हूं डायरेक्ट। आधार क्या आएगा तुम्हारा x बराबर कितना हो जाएगा 12 सेमी का और ऊंचाई कितनी थी x माइनस का 7। तो इसका मतलब 12 माइनस का 7 बराबर कितना हो जाएगा 5 सेमी। यानी आपकी जो इस समकोण त्रिभुज जो हमने बनाया था उसका आधार कितना आया है 12 सेमी आया है और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी आई है 5 सेमी आई है। तो आई होप आप लोगों को ये अब ये समझ में आ गया कैसे कैसे। सबसे पहले हमने क्या लगा किया था, ये माने थे, उसके बाद में पाइथागोरस थ्योरम लगाई थी, उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने पर हमारे आधार और ऊंचाई आ चुके हैं। और दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है इसलिए हम x माइनस का x इक्वल टू माइनस का 5 नहीं लेंगे। इसके बाद में इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, उस पर वर्क करते हैं। हाँ तो फ्रेंड इसके बाद में अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन जो 4.2 का फाइनल क्वेश्चन दे रखा है वो ये क्वेश्चन दे रखा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कुछ बर्तन, उन बर्तनों को हम क्या मान लेंगे एक्स मान लेंगे। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपयों में दे रखी है। निर्माण लागत कितनी है रुपयों में। उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक है। मान के चलो कि उस दिन उसने एक्स बर्तन निर्माण किए, तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या दोगुने से 3 अधिक है। लागत की बात करें तो बर्तन किए गए निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगुना से कितना अधिक है 3 अधिक है। ठीक है सॉरी ये क्या निकल के आएगी आपकी लागत निकल के आएगी। लेकिन उस विशेष दिन कुल लागत कितनी थी, यानी उस दिन किए गए बर्तन कितने एक्स और टोटल लागत कितनी हो जाएगी 2x प्लस 3। इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो कुल लागत हमारे पास में निकल के आ जाती है। तो उस दिन की कुल निर्माण लागत, तो कुल निर्माण लागत कितनी आएगी x 2x प्लस 3। तो कितने रुपए के बराबर आ जाएगी 90 रुपए के बराबर आएगी। तो निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या प्रत्येक नग की लागत ज्ञात करनी है हम लोगों को। तो इसके बाद में आप लोगों को समझ में आओगा कि हमें बर्तन कितने मानने एक्स मानने।
उस दिन विशेष लागत कितनी हो जाएगी, 2x प्लस का 3 दूनी हो जाएगी, और कुल लागत कितनी हो जाएगी, वो किसके बराबर आ जाएगी, ये वाली लागत किसके बराबर आती है, 90 के बराबर आ जाएगी। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो कैसे लिखेंगे, माना हल, माना उस दिन कुछ देर में एक दिन कुछ बर्तन, तो उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या हमने कितनी मान ली है, x। तो फिर कहना चाहता है विशेष दिन ये देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, एक विशेष दिन प्रत्येक नग की निर्माण लागत कितनी निकल के आएगी, यानी उस दिन निर्मित किए गए बर्तनों की संख्या का दुगना, इसका दुगना कर दीजिए 2x। दुगने से 3 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, कितना अधिक है, 3 अधिक है, ये प्रत्येक नग की निर्माण लागत आ जाती है। और कुल निर्माण लागत उस विशेष दिन कुल निर्माण लागत कितनी निकल के आएगी आपके पास में, क्या नहीं, ये टोटल बर्तन तथा प्रत्येक नग की लागत ये लग रही है, तो 2x प्लस 3 के क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, और ये किसके बराबर आना चाहिए, 90 के बराबर आएगा। तो कैसे लिखूं, विशेष लागत इतनी हो जाएगी, यहाँ छोड़ देते हैं, इतने रुपए, ये भी रुपए में आएगा। तो प्रश्नानुसार क्या करते हैं, तो विशेष दिन कुल निर्माण लागत टोटल बर्तनों की, क्योंकि एक प्रत्येक बर्तन में कितना x बर्तन हुए, लेकिन एक नग पर कितना रुपए, यानी एक बर्तन पर कितने रुपए लग रहे हैं, इतने लग रहे हैं, तो टोटल पे कितने लगे, इससे मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो किसके बराबर जा रहा है, वो आपका 90 के बराबर। तो समीकरण क्या बनेगा, x 2x प्लस का 3, कुल निर्माण लागत किसके बराबर आ जाएगी, वो 90 रुपए के बराबर आ जाएगी। तो मल्टीप्लाई कर देते कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस का 3x, 90 को उठा के चले जाएंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। देखो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब 90 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। जोड़े और घटाएं तो कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। ऐसे फैक्टर करते हैं, तो किसके फैक्टर जो बनेंगे वो बनेंगे माइनस का 12x और प्लस का 15x माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। मैंने करके बताया है कि 90 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 180 के फैक्टर करेंगे तो इनको क्या मिल जाएगा, हमारी ये बीच वाला मिलेगा क्या, 15x में से 15 और 12 का निर्माण करने पर, मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है, 90 आ रहा है, और इन 15 में से 12 जाने पर कितना आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। आगे के दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ रहा है, तो कितना हो जाएगा, x माइनस का कितना हो जाएगा 6, और पीछे से कितना आ रहा है 15, तो x माइनस का कितना हो जाएगा, 15 से 90 होते हैं 0 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2x प्लस का 15 और x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को किसके बराबर रख देते हैं, 0 के बराबर रखते हैं। तो 0 के बराबर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 0, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0। तो ऐसे 2x का मान निकालेंगे कितना आएगा, माइनस का 15, और x की वैल्यू निकालेंगे माइनस का 15/2। अब इसकी बात करें x इज इक्वल टू 6, तो एक तो x का मान यानी बर्तनों की संख्या मानी थी, यानी x बराबर यानी माइनस का 15/2। ऐसा थोड़ी ना बोलते हैं कि हमारे घर में 1.5 बर्तन है, या फिर हमारे घर में माइनस के 15/2 बर्तन है, यानी बर्तनों की संख्या कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। तो क्या लिख सकते हैं, बर्तनों की संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। अगर ऋणात्मक नहीं होती है तो ये तो यूजेबल होगा ही नहीं, ये तो हटा दिया जाएगा। तो हम क्या लेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। तो हम कह सकते हैं कि उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या, यानी उस दिन निर्मित बर्तनों की संख्या x इज इक्वल टू हमारे पास में कितना आ रहा है, 6 आ जाएंगे। अब कह रहा है विशेष दिन प्रत्येक नग की लागत, प्रत्येक नग की
निर्माण लागत कितनी आ जाएगी आपके पास में, कितनी थी 2x+3। अगर वैल्यू पुट करो 2 × 6 + 3 तो कितना होगा छेदना 12+3, 12+3 बराबर कितना, बराबर यहां लिखता हूं, बराबर कितना हो जाएगा 15 रुपए। कितना आ जाएगा 15 रुपीज आ जाएगी। आई होप आप लोगों को यहां तक अब ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इस तरीके से आपकी 4.2 यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू सो मच।